गौरव जी, परिवहन निगम एवं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से बहुत पुराना एक फैसला हुआ था, समझौता हुआ था। उस समझौते में यह करार हुआ था कि परिवहन निगम के समानांतर प्राइवेट बसों का संचालन नहीं होगा। परंतु जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल आया और आदरणीय श्री दयाशंकर जी परिवहन मंत्री नियुक्त हुए, जो परिवहन निगम के विरुद्ध प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट कैरिज ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत अन्य 3 उपनामों इससे मिलता जुलता समकक्ष योजनाओं को ला करके परिवहन निगम की रीढ़ को तोड़ने का कार्य किया कि आज प्रत्येक डिपो पूरे प्रदेश का परिवहन निगम कर्मचारी वो अपनी आय के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। आज डग्गामारी इतनी अत्यधिक बढ़ गई है जिस कारण परिवहन निगम में यात्रियों का अकाल पड़ने जैसा हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारी एकता संघ के महामंत्री जी के पास और इनसे मैं बात करूंगा कर्मचारियों की अनेक ज्वलंत मुद्दों के बारे में और परिवहन निगम में व्याप्त समस्याओं के बारे में कि किस तरीके की समस्याएं कर्मचारियों को हो रही हैं और उन समस्याओं का निदान किस तरीके से पाया जा सकता है। सबसे पहले स्वागत है आपका संतोष जी नेशन स्टेशन। धन्यवाद गौरव जी। वर्तमान में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अनेक समस्याएं हैं। वर्तमान में डग्गामारी के कारण परिवहन निगम के राजस्व की हानि हो ही रही है। साथ साथ संविदा कर्मचारियों को यदि 50% आय पूरी नहीं होती है तो उनके वेतन से कटौती हो रही है। वेतन कटौती के उपरांत मिलने वाले दंड के बावजूद अन्य प्रकार के भी शोषण और उत्पीड़न आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का किया जा रहा है। जैसे किसी अन्य डिपो में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी लिखित आदेश के, मौखिक आदेश पर उन्हें मार्ग से विरक्त कर दिया जा रहा है, जो निगम के उच्च दिशा निर्देशों के विपरीत भी है और अनुचित भी है। इन्हीं भी दशाओं में यदि किसी संविदा परिचालक का 50% आय पूरी नहीं हो रही है तो उसे मार्ग से विरत न करके मार्ग परिवर्तन किया जाना उचित है। ये इनकम का जो क्राइटेरिया है 50% का, जो आप बता रहे हैं कि इस पे मार्ग परिवर्तन भी होता है, कई बार जो है पैसा भी कट जाता है, आप बोल रहे हैं, तो इसको किस तरीके से जिम्मेदार कर्मचारियों को माना जा सकता है? क्योंकि मार्ग पर जो यात्री आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बस पहुंचने वाली है तभी पहुंचें या फिर आपके लिए इंतज़ार करें, क्योंकि डग्गामारी कहीं अगर हम देखें चरम सीमा पर है। लगभग हर चौराहे पर छोटी बड़ी साधन जो है लोगों को आवागमन करने के लिए उपलब्ध है, तो उस पे कर्मचारियों की भूमिका को कैसे देखते हैं? गौरव जी, परिवहन निगम एवं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से बहुत पुराना एक फैसला हुआ था, समझौता हुआ था। उस समझौते में यह करार हुआ था कि परिवहन निगम के समानांतर प्राइवेट बसों का संचालन नहीं होगा। परंतु वर्तमान में योगी सरकार के लगभग 9 वर्ष पूर्ण होने को हैं, जिसमें प्रथम कार्यकाल में अशोक कटारिया जी परिवहन मंत्री थे। कुछ हद तक उनके कार्यकाल में परिवहन निगम कुछ बेहतर स्थिति में था, परंतु जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल आया और आदरणीय श्री दयाशंकर जी परिवहन मंत्री नियुक्त हुए, जो परिवहन निगम के विरुद्ध प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट कैरिज ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत अन्य 3 उपनामों इससे मिलता जुलता समकक्ष योजनाओं को ला करके
परिवहन निगम की रीढ़ को तोड़ने का कार्य किया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक बजटों में परिवहन निगम का स्थान रहा और लगभग 9 वर्ष के अपने कार्यकाल में माननीय परिवहन मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3500 करोड़ से अधिक की धनराशि परिवहन निगम के विकास के लिए दी गई। परंतु विभाग अपनी गलत नीतियों का दोषारोपण अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ करता आया है। अपनी नीतियों में सुधार न करके मात्र इन आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को शोषण करना ही इनका मुख्य लक्ष्य रह गया है। अनेक प्रकार से इनकी प्रताड़नाएं दिन ब दिन उनके साथ की जा रही है। ये जो प्रताड़नाएं चल रही हैं, संगठन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है कि है रूट रोकना है, मार्ग से रोकना है जाने से और मार्ग परिवर्तित कर देना, तो इसको लेकर के क्या संगठन के द्वारा आपके प्रयास किए जा रहे हैं? गौरव जी, सत्य बात तो यही है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में प्रदेश के सारे संगठन पंगु हो गए हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जिस कर्मचारी ने अपने आजीवन इस परिवहन निगम के लिए सेवा दी और अपने परिवार का भरण पोषण किया, शायद कहीं न कहीं जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, जिनका कार्य इस परिवहन निगम की उन्नति, इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए होना चाहिए, परंतु उस पद और क्षमता के अनुरूप प्रयास नहीं किया गया, जिसका कारण है कि परिवहन निगम धीरे धीरे अवनति की ओर बढ़ रहा है। और भविष्य में यदि अनेक बुद्धिजीवियों के मतानुसार आकलन किया जाए तो उनके मतानुसार यह प्राइवेट सेक्टर में जाने की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। संतोष जी, प्राइवेट जैसा आपने अभी बताया कि जैसे परिवहन का प्राइवेटाइजेशन जो है कहीं ना कहीं एक अब लोगों के मन में डर बैठ चुका है कि प्राइवेट होने की संभावना बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से डग्गामारी प्रभावी हो रही है। मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में प्राइवेटाइजेशन हो भी चुका है, तो अगर ऐसी सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बनती है तो किस तरीके से संगठन इसको रोकने का काम करने वाले हैं? क्या कुछ ऐसा कुछ प्रारूप आप लोगों के द्वारा तैयार किया गया है? देखिए, तुलसीदास जी ने एक दोहा 550 वर्ष पूर्व में लिखा था कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात ये है कि परिवहन निगम में कार्य करने वाले अनेक पुराने अनुभवी संगठनों के पदाधिकारियों को यह चाहिए कि परिवहन निगम की जो वर्तमान की स्थिति है, दिन ब दिन वह घटती जा रही है, उसकी नींव कमजोर होती जा रही है। ऐसे में जब समस्त संगठनों का एक उद्देश्य है निगम एवं कर्मचारी हित में प्रयास करना, तो सभी को एक मंच पर आकर के इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और आज वही बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। आज किसी दूसरे संगठन के प्रतिनिधि को किसी दूसरे संगठन का प्रतिनिधि बिल्कुल शत्रुता का भाव रखता है। वह कहीं से भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता। कहीं ना कहीं ये फूट भी परिवहन निगम के पीछे जाने का कोई कारण लगता है क्या आपको? जब हम निजी स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं और अपने पद के अनुरूप अपनी गरिमा का ख्याल ना के बराबर हो जाता है और एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से शत्रुता का भाव रखना कहीं न कहीं यह आपसी भाईचारा और सामंजस्य के लिए भी घातक है। परिवहन निगम के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है
उसकी भी पूर्ति में बाधक है। सभी में अपना ईगो है, कोई छोटा नहीं बनना चाहता, परंतु अपने अहंकार में इस परिवहन निगम में कार्य करने वाले कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। साथ ही परिवहन निगम का भी भविष्य दांव पर लग रहा है। कल संतोष जी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्ट्राइक हुई आपके परिवहन निगम मुख्यालय में, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई सारे प्रदेश से चल करके बड़ी दूर दूर से सहारनपुर, मेरठ, बलिया, बरेली से चल के यहाँ पर परिचालक और चालक यहाँ पर पहुँचे। परिचालक ही शायद आपके यहाँ आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो उनका लेकर के जो मंतव्य था उनका, उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि जो वेतन निर्धारित किया गया है वो हमको मिल नहीं पा रहा है और वेतन भी लेट मिल रहा है। दूसरी चीज क्या है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन किया है उसमें भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने कहा। देखिए, परिवहन निगम में लिंग का भेदभाव किया जा रहा है। पुरुष आउटसोर्स परिचालक के माध्यम से परिवहन निगम में कार्य कर रहे हैं, वहीं पर महिलाओं की भर्ती सीधे परिवहन निगम संविदा के आधार पर कर रहा है। राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक दोनों हैं और वर्तमान में यदि देखा जाए तो महिला पुरुष की भागीदारी किन्हीं भी विभागों में समान रूप से है। इसलिए मैं इस लिंग के भेदभाव को अपनाकर जो भर्ती प्रक्रिया निगम प्रबंधन के द्वारा की जा रही है, मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आउटसोर्स परिचालकों का समय से वेतन न मिलना। जब वो भर्ती हुए थे, वर्तमान में भी ₹2.16 संविदा परिचालकों को प्रति किलोमीटर के आधार पर मिल रहा है, परंतु आज भी कुछ सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा ₹1.75 के रेट पर ही भुगतान किया जा रहा है। कितने साल हो गए हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट हुए सेवा प्रदाता कंपनियों से? लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका जब परिवहन निगम में पुनः आउटसोर्स परिचालकों की भर्ती हुई। और एक बात आपको याद कराना चाहूँगा, इस आउटसोर्स भर्ती के विरुद्ध 2021 में लास्ट या 22 में मेरे द्वारा जो है एक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और माननीय प्रयागराज खंडपीठ का एक आदेश था कि नियमित पदों पर समान रूप से कार्य करने वाले कोई भी विभाग को संविदा आउटसोर्स के आधार पर अपने विभाग में कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगे। वह निर्णय नहीं हुआ था, उस निर्णय पर स्टे हो गया था। उसका लाभ उठाते हुए परिवहन निगम ने आउटसोर्स के आधार पर परिचालकों की भर्ती पुनः कर ली। जो 2009 से पूर्व परिवहन निगम में कार्य करने वाले आउटसोर्स परिचालकों की स्थिति थी, आज वही स्थिति वर्तमान में आउटसोर्स परिचालकों की परिवहन निगम में पुनः हो गई है। 2009 में परिवहन निगम से सीधे आबद्ध उसके पूर्व के कर्मचारी हो गए थे, लेकिन अब भविष्य में कब इन्हें विभाग से संविदा के आधार पर माना जाता है, कब उनको अपनाया जाता है, यह कहना अनिश्चित है। परंतु मेरा मानना है कि जब आउटसोर्स सेवा भर्ती बोर्ड निगम का निर्माण हुआ तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा परिवहन निगम अथवा प्रदेश के अन्य विभागों में भी जिन पर आउटसोर्स और संविदा के आधार पर लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन समस्त कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा भर्ती बोर्ड निगम बोर्ड में समायोजित करने पर जरूर विचार करना चाहिए था। यह उनके असुरक्षित भविष्य के लिए
कुठाराघात है जो उचित नहीं है। परिवहन निगम में जो सेवाएं दे रहे हैं और जिनका परिवहन निगम अपने मूल पदों पर समायोजित करने की बात पूर्व में कहता आया है, वह अपनी उन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा, जिस कारण 2001 वाले आज तक भी नियमित नहीं हो सके। अनेक संगठनों के द्वारा निरंतर उनके नियमितीकरण की मांग परिवहन निगम मुख्यालय में उठाई गई, लेकिन आज तक उस संबंध में कोई सफल प्रयास संभव नहीं हो सका, जिस कारण बहुत न्यून संख्या शायद अब जो है 2001 के पूर्व परिवहन निगम में कार्य करने वाले नियमित होने वाले कर्मचारियों की संख्या होगी। जबकि 2016 में जब आदेश आया था उस समय 1000 से अधिक संख्या उस श्रेणी के लोगों में थी। परंतु मतलब दसियों सालों से 2001 ही चक्कर काट रहा है कि 2001 तक नियमित किए जाएंगे, और इस बात को कहते कहते वर्षों बीत चुके हैं, मतलब 1 दशक से ज्यादा कह सकते हैं। सत्य बात है, 1 दशक लगभग होने को आ गया और लगभग 80% कर्मचारी जो उस शासनादेश के अनुरूप जब विभाग के द्वारा डेटा मांगा गया था उस समय जो आए थे, जो उनकी संख्या थी, वर्तमान में अब लगभग 20% शेष बची हुई है और साल 2 साल में वह भी समाप्त होने की ओर अग्रसर है। परंतु मुझे नहीं लगता है कि माननीय अखिलेश जी के सरकार में जो यह शासनादेश जारी हुआ था, परिवहन निगम में उस आदेश शासनादेश का अनुपालन हो सकेगा। श्रम कानून क्या कहते हैं? क्योंकि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तो हमारे संवैधानिक अधिकार तो बराबरी के हैं ही, लेकिन श्रम कानून हमको क्या इजाजत देते हैं कि हम किस तरीके से माननीय लेबर कोर्ट या फिर न्यायालय का रुख कर सकते हैं? हाँ, यह आपने महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। देखिए, श्रम न्यायालयों में जो कानून लागू अभी तक हुआ करते थे, वो सन 1957 के श्रम नियमावली या श्रम कानून लागू हुआ करते थे। परंतु मोदी सरकार ने अनेक जो है इन श्रम सेवा कानूनों में परिवर्तन किया है और काफ़ी हद तक जो है संकुचित किया है, जिसमें 4 मुख्य रूप से लेबर कोड लाए गए हैं, जिसमें रेहड़ी पटरी से लेकर के असंगठित और संगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए उनके समुचित भरण पोषण के लिए व्यवस्था दी गई है। अभी 15 अप्रैल के बाद लेबर कोड जो नया लेबर कोड जारी हुआ है, वह 15 अप्रैल के बाद वह श्रम न्यायालयों में लागू होगा। इसलिए अधिक जानकारी 15 अप्रैल के बाद उन सेवा नियमों के शर्तों को जो परिवर्तन किया गया है, उसमें जो प्रावधान किया गया है, सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि समान कार्य समान वेतन और न्यूनतम वेतनमान की गारंटी मोदी सरकार के द्वारा दी गई है। अब 15 अप्रैल के बाद जो इसका नवीन प्रकाशन होता है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है, क्या सत्यता है, उसे देखने के बाद ही कहा जा सकता है। अंतिम सवाल ये है संतोष जी कि अभी कुछ दिन पहले आपने वेतन कटौती को लेकर के माननीय न्यायालय का रुख किया था, तो उस न्यायालय की तरफ जो आपने रिट एक दायर किया था, उसमें आपको कहाँ तक सफलता मिल पाई है? गौरव जी, मुझे विश्वास है कि मैं 50% के विरुद्ध की जा रही प्रोत्साहन से कटौती का केस हम जीतेंगे हाई कोर्ट से। शुरुआत में जब पहली बार जो है इस कटौती के विरुद्ध
प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा, उस समय तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री डॉक्टर राजशेखर जी थे, उनमें उस समय यह लिखा गया था कि जब सामान्य संचालन परिवहन निगम में शुरू हो जाएगा तो यह कटौती का प्रावधान, यह रोक हटा ली जाएगी। पहले आदेश में 1 महीने का आदेश हुआ, शायद यह जून 2020 की बात है। दूसरा आदेश जुलाई में पुनः जारी होता है कि परिवहन निगम की जो अर्निंग है, जो उसकी आमदनी है, वह अभी सुचारू रूप से अपनी पटरी पर नहीं आई है। अतः अभी सामान्य संचालन वह संभव नहीं हुआ है। इस कारण इसे 1 माह और बढ़ाया जाता है अथवा इसे अग्रिम आदेशों तक इस कटौती के प्रावधान को लागू रखा जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय 50% की आय न आने पर संविदा कर्मचारियों का पूरा प्रोत्साहन काट लिया जाता था। दुर्भाग्य कहिए कि उस समय कोरोना काल में आम जनमानस अपने प्राण रक्षा के लिए इतना भयभीत था कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उस समय परिवहन निगम मुख्यालय ने अपनी घोर निर्ममता का परिचय देते हुए यह व्यवस्था मात्र परिवहन निगम में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों के ऊपर लागू की गई है, जबकि उस समय सामान्य संचालन संभव नहीं था। इसके बाद आगे 2022 में उस शर्त को थोड़ा सा शिथिल किया गया। अनेक मान्यता प्राप्त संगठन जो कर्मचारियों के हित में बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, उन लोगों का प्रयास, मतलब ये कहिए कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान उन्होंने एक प्रयास किया कि उस कटौती को 1/3 करा दिया। अभी भी 50% की आय न आने पर लगभग 2333 रुपया से लेकर 1000 से लेकर के 2333 रुपया तक कटौती पर मंथ की जा रही है। महत्वपूर्ण बात आपको गौरव जी यह मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिक आदेश था कि परिवहन निगम में जब सामान्य संचालन शुरू हो जाएगा तो यह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा, आज भी कोरोना काल के वो प्रतिबंध लागू है। या यूं कहिए कि वर्तमान में आज भी परिवहन निगम से कोरोना गया ही नहीं। मतलब कोरोना आया था पूरे देश में, लेकिन परिवहन निगम में बचा रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, परिवहन निगम में अभी भी कोरोना बचा रह गया है। और परिवहन निगम का इस प्रकार का कोरोना जो अल्प वेतन भोगियों के साथ लागू करके जो कटौती कर रहे हैं, इससे एक गरीब आउटसोर्स संविदा की हाय शायद इस परिवहन निगम को भी लग रही है, जिससे वह अनेक प्रयासों के बावजूद भी परिवहन निगम उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा। या तो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं घोर प्रशंसा करता हूँ। जितनी भी प्रशंसा की जानी चाहिए उतनी प्रशंसा उनकी किया जाना भी उचित है, क्योंकि एक लंबे कार्यकाल के बाद आदरणीय योगी सरकार जी के द्वारा परिवहन निगम को लगभग 3500 करोड़ से अधिक की धनराशि परिवहन निगम के विकास के लिए दी गई। लेकिन परिवहन निगम के हित और संवर्धन संरक्षण में काम करने वाले जिम्मेदार लोग शायद उस सहृदयता का लाभ परिवहन निगम के विकास एवं कर्मचारियों के हित में सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर सकते, जिसका परिणाम है कि आज
प्रत्येक डिपो पूरे प्रदेश का परिवहन निगम कर्मचारी वो अपनी आय के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। आज डग्गामारी इतनी अत्यधिक बढ़ गई है, जिस कारण परिवहन निगम में यात्रियों का अकाल पड़ने जैसा हो गया है। वह इसलिए भी है कि सरकार की दोहरी नीति है। सरकार परिवहन निगम की बसों का जो टैक्स लेती है, उसका 1/3 भाग उन अंतर्राष्ट्रीय कैरिज ट्रांसपोर्ट योजना के तहत जो उनको परमिट दी गई है, उनका टैक्स और परिवहन निगम के टैक्स में 1/3 का अंतर है। यदि शासन, परिवहन निगम उच्च प्रबंधन एक दीर्घकालिक प्रयास करे कि बसों का टैक्स समान रूप से किया जाए। जो टैक्स आप जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरिज ट्रांसपोर्ट योजना के तहत जो परमिट आपने जारी किया है, जो उनसे आप प्रति सीट का टैक्स ले रहे हैं, वही परिवहन निगम की बसों का भी टैक्स लिया जाए, जिससे लगभग समथिंग 400 के आसपास प्रति सीट का टैक्स वो कम होगा। इसका सीधा लाभ परिवहन निगम को मिलेगा और परिवहन निगम के साथ साथ प्रदेश की आम जन मानस को परिवहन निगम की सस्ती, सुविधाजनक, आरामदायक, विश्वसनीय सेवा का लाभ मिल सकेगा। कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश में संविदा आउटसोर्स के लगभग हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे नेशन स्टेशन न्यूज़ के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश में कार्य कर रहे समस्त आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को एक ही बात कहना चाहेंगे कि दिन और किलोमीटर और 50% यदि आपके जीवन का लक्ष्य रहा, तो एक दिन आप इस विभाग से जब विदा होगे, जब इस विभाग को छोड़ करके जाओगे, तो शायद आप अपने बच्चों को भी सही तरीके से उत्तर नहीं दे सकोगे। यदि हो सकता है, यदि आपका पुत्र आपसे पूछे कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो आप अपने संघर्षों पर जब तक नतमस्तक रहेंगे, तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपने नौकरी के अतिरिक्त अपने भविष्य के लिए कभी विचार किया। तो इसलिए अभी भी समय है। आउटसोर्स संविदा कर्मचारी यदि वो जाग गया, वो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक सूत्रीय बात पर आ जाए कि हम आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं। हमें संगठनों से मोह तब हो जब वो हमारे लिए लड़ें, अन्यथा संगठनों का मोह करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए वर्तमान में एकजुट होना उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है, और यदि वो एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में परिवहन निगम में रह पाएंगे, काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शायद आने वाले समय में इस प्रकार से स्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि परिवहन निगम को मजबूरन छोड़ करके भी जाना पड़े। नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष मिश्रा जी, संविदा कर्मचारी एकता संघ के महामंत्री हैं आप, और प्रदेश के हजारों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा संदेश था कि संगठनात्मक ढांचे के साथ जुड़ने के लिए और अपने प्रयासों के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से प्रयासरत रहना है, उसको लेकर के दर्शकों को और परिवहन निगम के कर्मचारियों को कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। नेशन स्टेशन के लिए कैमरा पर्सन शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।